इज श्लोकेश कटी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक के अंदर आपके एक टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हो सकता है आपके 1 नंबर का सवाल है, या हो सकता है 3 नंबर का सवाल है, या और अगर किस्मत अच्छी हो तो 7 नंबर का सवाल भी इससे आ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, हर साल आता है, इस साल भी आपके आएगा फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध क्या होती है उसकी परिभाषा मैंने पहले लिखी हुई है। वो इस तरह से है कि जब हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आगे ये 4 हो से जुड़ा हो तो अणु द्विध्रुवित हो जाता है। इसका मतलब मैं भी आपको बता दूंगा, जिससे एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युत परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बंध से जुड़ जाता है, इसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखो मतलब ये बताना क्या जाता है, ये कह रहा है कि मान लो जैसे आपके पास में ये हाइड्रोजन है, ठीक है, किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ में जुड़ा, प्रबल ऋणी विद्युत तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन किसे के साथ में, मान लो कि ये जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके बीच में जो बंध ये सहसंयोजक बंध है। अब ये कह रहा है कि जुड़ा हो तो क्या होता है कि अणु द्विध्रुवित हो जाता है। द्विध्रुवित का मतलब है ये जो फ्लोरीन है ना, इसकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है। पूरी आवर्त सारणी में अगर विद्युत ऋणता किसी की ज्यादा होती है तो वो होती है फ्लोरीन की। और विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करना। जैसा आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रखता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। और तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक कर कहाँ पर आ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है, यहाँ से खिसक कर कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता बोलते हैं। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो फ्लोरीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस हाइड्रोजन पर तो आंशिक धनावेश आ जाता है और इस फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। पूरा ध्यान रखना, पूरा नहीं खींचता। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास में भी है और हाइड्रोजन के पास में भी है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्लोरीन के पास में भी है और हाइड्रोजन के पास में भी है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर क्या आता है, फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे फ्लोरीन के ऊपर तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश हो जाता है। ये तो क्या द्विध्रुवित हो जाता है। अब क्या होता है आगे क्या, जिससे एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में बंध बना लेता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये तो एक HF है, इसी ऐसे बहुत सारे HF होंगे। तो मान लो जैसे एक HF यहाँ पर है, एक HF यहाँ पर है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, एक HF यहाँ पर है, ये इस तरह से। तो अब होता है क्या, ये भी क्या है, सबके अंदर ये आंशिक धनावेश है, ये आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, ठीक है। तो अब होता है क्या, आपको पता है प्लस और माइनस जब तो विपरीत चार्ज हो तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये जो आकर्षण होता है ना, इस आकर्षण के कारण ये क्या करते हैं, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक बंध बना लेते हैं इस तरह से। जाने ना पूरा बंध नहीं बनता, इसको अपन डॉट डॉट वाले बंध से दर्शाते हैं। ये जो बंध बनता है ना, इसी बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो डॉट डॉट वाले जो बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आ गया समझ में कि जब वापिस आप परिभाषा से समझ लो कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणी तत्व के साथ में जुड़ा, जैसे फ्लोरीन के साथ में जुड़ा हो, तो एक तो हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, फ्लोरीन क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब ये जब किसी दूसरे परमाणु के साथ में आते हैं तो ये ऋणावेशित और ये धनावेशित ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनके बीच में एक बंध बनेगा, जिससे अपन कौन सा बंध बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा है ना। और ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दर्शाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट डॉट से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन बंध को डॉट 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 से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ बातें ध्यान रख लेना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन तो रहा है, आकर्षण है, लेकिन ये दुर्बल आकर्षण बल होता है, इतना प्रबल ये नहीं होता है। ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन बंध है ना, ये एक तरह से क्या है, मतलब दुर्बल आकर्षण बल है, दुर्बल आकर्षण बल है। मतलब आपको अगर इसमें इसकी बोलेगा हाइड्रोजन बंध की परिभाषा लिखो और इसके कुछ गुण लिखो, तो लिखना है कि हाइड्रोजन बंध की परिभाषा लिखी, फिर लिखना है हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल आकर्षण बल है, दुर्बल आकर्षण बल है। फिर आप लिखना इसकी जो ऊर्जा होती है ना, इसकी ऊर्जा होती है 100 से 10 से 100 किलो जूल के बीच में। इसकी ऊर्जा कितनी होती है, 10 से 100 किलो जूल के बीच में इसकी ऊर्जा होती है।
यह मतलब सहसंयोजक बंध से भी दुर्बल बंध होता है। तो बस ये आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन करते हैं कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, तो ध्यान रखना जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो दो प्रकार का होता है, ये दो तरह का होता है, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध और अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। देखो मैं लिख देता हूं, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, और एक होता है आपके अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, ठीक है। दो तरह का हाइड्रोजन बंध होते हैं, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध और अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दो टाइप का होता है। अब एक बारी बारी से करके इनको समझ लेते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध की। पहले अपन किसकी बात करते हैं, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध की। तो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध की परिभाषा क्या है कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु के बीच में बढ़ता है तो उसे अंतर अणु हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। परिभाषा सुन लेना और लिख लेना आप कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बनता है तो इसे अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे देखो, जैसे अभी अपन ने HF की बात की थी, ये HF है, ठीक, ये एक अणु है। इसी प्रकार ये दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु है। तो जो हाइड्रोजन बंध बन रहा था किन किन के बीच में बन रहा था, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा था। ये डैश 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 करके आपने बताया था, इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड बना था इसको अपन कौन सा बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बन रहा है। देखो यहाँ पर कितने अणु है, दो अणु, ये दो अणु के बीच में बन रहा है, दो अणु के बीच में बन रहा है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बनता है तो इसे अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे इसी तरह, जैसे ये तो गया HF का, इसी तरह अपन बात करते हैं जैसे जल की, H2O की। H2O के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो कैसे, HOH, भाई जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो ये HOH, इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये HOH, HOH। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बंध बढ़ेगा क्योंकि ये अधिक विद्युतऋणी है और अधिक विद्युतऋणी चीज इसको क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ेगा, ये वाला, ये वाला। इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से किसके बीच में बनता है, जल के बीच में बनता है। ध्यान रखना, देखो जल के दो अणुओं के बीच में बन रहा है, दो अणु अलग अलग, इसी के अंदर नहीं बन रहा है, इसका अलग अलग बन रहा है। ये वाला जो तो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड तो सहसंयोजी बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला दोनों, ये तो सहसंयोजी। ये जो बॉन्ड बना ना, ये है आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से अपन जैसे दो अलग अलग परमाणु ले लें, ये तो अपन ने दोनों समान परमाणु लिए, ये भी जल का अणु है, ये भी जल का अणु है, लेकिन अपन एक जल का अणु ले लेते हैं और एक एल्कोहल ले लेते हैं। जैसे जल, एल्कोहल प्लस जल ले लेते हैं। जैसे एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। देखो इनके बीच में कैसे बनेगा बॉन्ड, इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, CH3OH, ठीक। अब जल को किस तरह से लिख रहा हूं मैं, देखना इधर वापिस, देखो ये तो एल्कोहल है और ये बीच में जल है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह के जो बंध बनते हैं दो अलग अलग अणुओं के बीच में, या एक ही प्रकार के समान अणुओं के बीच में, एक ही प्रकार के समान अणुओं के बीच में, लेकिन उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर भी एक एल्कोहल और एक जल है, दो तरह के अणु हो गए, है ना।
तो इनको अपन क्या बोलेंगे, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। अब ये भी बात कर लेते हैं, आपके आता है कि अंतर अणु का, ये अंतर अणु हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं। वैसे मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है, आप वहां से चेक कर लेना। अब देखो देखो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध का प्रभाव, इनसे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव तो देखो, हाइड्रोजन बंध बनेगा तो घनत्व जो होता है, घनत्व के साथ में क्या होगा भाई, जो भी आपके पास में परमाणु है वो जुड़ रहे हैं, तो घनत्व बढ़ेगा या घटेगा। हाइड्रोजन अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण घनत्व बढ़ेगा या घटेगा। देखो जैसे जल के अणु है, जल के अणु पहले दूर दूर थे भाई, जैसे ये बन नहीं था, ये अणु दूर था, ये अणु दूर था, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बढ़ गया, तो अब इनके बीच में क्या हो गया, ये पास पास आ जाता है। ऐसे तो इनको दूर दूर बता रहेगा, लेकिन ये पास पास आ जाता है, इनके बीच में दूरी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड बढ़ जाता है, ये जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाते हैं तो देखो इनका द्रव्यमान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई, इनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान बढ़ता है ना तो घनत्व बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो जैसे अगर द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ेगी घनत्व भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको ऐसे लिखना है कि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अवस्था, अवस्था का मतलब क्या होता है, स्टेट, ठोस द्रव गैस, यही तो होती है ठोस द्रव गैस। तीन अवस्था होती है पदार्थ की, वैसे तो 5 होती है, लेकिन मोस्टली 3 होती है, ठोस द्रव गैस है। तो ध्यान रखना, जो अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, ये ज्यादातर सामान्यतः ठोस और द्रव के बीच बनता है, ठोस व द्रव अणु के बीच बनता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, वो ठोस और द्रव अणु के बीच में बनता है, ठीक है, ठोस और द्रव अणु के बीच में बनता है। फिर ध्यान रखना है आपको तीसरा पॉइंट, गलनांक कथनांक। ध्यान रखना, गलनांक कथनांक क्या होते हैं, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बन जाता है, अणु पास पास में आ जाते हैं, तो गलनांक कथनांक क्या होता है, बढ़ जाते हैं। गलनांक कथनांक क्या होता है, बढ़ जाते हैं। भाई गलनांक कथनांक क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि जो अणु दूर दूर थे, अब वो अणु क्या हो गया, बॉन्ड के कारण पास पास में आ गए, तो अब उनको बंध को तोड़ने के लिए क्या होनी पड़ेगी, उनको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा ज्यादा दोगे तो गलनांक कथनांक क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, वो है जल में विलेयता। ये अपन अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, ध्यान रखना ना। तो जल में विलेयता क्या होती है, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण जल में विलेयता भी बढ़ जाती है, मतलब जो भी अब अणु होगा वो क्या होगा, जल में ज्यादा घुलेगा, क्योंकि उनके अंदर कौन सा बॉन्ड आ गया, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध आ गया। तो ये आपके हो गया कौन सा, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। अब अपन दूसरा करते हैं, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, ठीक है। ये पॉइंट 4 पॉइंट अगर आपको एग्जाम आते हैं तो लिखने हैं। अब जो आपके दूसरा है वो है आपके अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो एक ही प्रकार के अणु में बनता है। अंतर अणु के अंदर तो क्या हो रहा था कि जो हाइड्रोजन परमाणु बन रहा था वो 2 अणु के बीच में बन रहा था, लेकिन अंतर अणु के अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन बंध बनेगा वो एक ही प्रकार के अणु के बीच में बनेगा। जैसे एग्जांपल्स देखो आप, जैसे
OH NO2 और ये बेंजीन बना, इसका नाम है नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल, इसका नाम क्या है? नाइट्रोफिनोल। अब देखो इसके अंदर ये एक ही अणु है भाई, पूरा एक ही अणु है, नाइट्रोफिनोल पूरा एक ही अणु है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना है जो देखो, ये आपके पास में बेंजीन है, ये आपके पास में ये OH है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख रहा हूं, ये आपके NO2, ठीक, इस तरह से ये सेम, दोनों सेम ही संरचना है। अब इसके अंदर देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या? फोन आ रहा है क्या? फोन, फोन, फोन का मतलब फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कौन सा वाला? अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये एक ही अणु के बीच में बन रहा है। पिछले वाले के अंदर अपन ने क्या दो अणु देखे थे, जैसे H2O2 के लिए भी तो दो अणु लिए थे, HF के लिए थे भी तो दो अणु लिए थे, लेकिन इसके अंदर जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है वो ये एक ही अणु के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन रहा है। इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये है, इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO और इधर OH है, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है? तो आप देखो, इसको आप थोड़ा सा एक्सपांड करके इस तरह से लिख दो, जैसे ये हाइड्रोजन है, अब देखो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ध्यान रखना, ये नहीं बना सकते, ये तो पहले ऑलरेडी बॉन्ड बने, इनको सहसंयोजी बंध बोलते हैं, है ना। बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो दूसरे के बीच में बन रहा है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, ठीक है। इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। तो अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब हाइड्रोजन परमाणु एक ही, जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के अणु के बीच में बने तो इसे बोलते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब इसको भी अपन कर लेते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो जो अपन ने पहले किया था उसको उल्टे कर लो। जैसे अपन ने बात की थी उसके अंदर अवस्था की बात की थी, तो अपन ने अंतर हाइड्रोजन बंध के अंदर क्या कहते हैं? अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के अंदर मैंने बताया था कि ठोस और द्रव में बनता है। ये वाला जो बनता है ना, ये सामान्यतः गैस में बनता है, मतलब मोस्टली गैस में बनता है, ये भी ठोस द्रव में बनता है, लेकिन मोस्टली गैस में बनता है। अवस्था कैसी थी? गैस अवस्था में, गैस में बनता है ना, गैस अवस्था में बनता है। दूसरा अपन लिखते हैं घनत्व है। घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है। इसमें क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जैसे यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो अणु दूर दूर थे, ये अणु दूर दूर थे, लेकिन अब देखो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन बंध करने के बाद में क्या हो जाता है? पास में आ जाते हैं, ये अणु पास में आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, तो इनका मतलब द्रव्यमान तो कम नहीं होता लेकिन जगह कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? इनका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं घनत्व के बाद में, ध्यान रखना जब ये बॉन्ड बनता है ना, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बनता है ना, तो जल में विलेयता कम हो जाती है। जस्ट उसके उल्टे लिखना, विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एक और गलनांक कथनांक भी, गलनांक एंड कथनांक भी क्या हो जाता है? इसके अंदर कम हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, गलनांक कथनांक भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ये कम का साइन है ना, जस्ट उसके उल्टे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया आपके दोनों प्रकार के हाइड्रोजन बंध है, इनसे भी आपके सवाल आता है। अब अपन करते हैं कि जैसे ये अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध को कौन से कारक प्रभावित करते तो ये लिखना है, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपके कि हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अब अपन वो करते हैं, देखो अब अपन करते हैं आपके हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो 4 फैक्टर है, वो फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं विद्युत ऋणता की, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके, ठीक है। विद्युत ऋणता, तो हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक में विद्युत ऋणता, ध्यान रखना विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बंध उतना ज्यादा प्रबल बनेगा। विद्युत ऋणता मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद्युत ऋणता ज्यादा होगी
विद्युत ऋणता समानुपाती होती हाइड्रोजन बंध के, ये पॉइंट आप ध्यान रख लो। विद्युत ऋणता समानुपाती होती हाइड्रोजन बंध के, मतलब अगर विद्युत ऋणता ज्यादा है तो हाइड्रोजन बंध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अपन ने जैसा अचप के अंदर बात की थी, ये जो ये बंध क्या करता है, फ्लोरीन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को इसके लिए माइनस आ जाता है इस पर, और इस पर प्लस आ जाता है। फिर जैसे यहाँ वापिस यहाँ पर अचप है तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस आ जाता है। अब ये वाला जितना ज्यादा आकर्षित करेगा उसके ऊपर ने ये चार्ज जो आंशिक धनावेश वो उतने ज्यादा होगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो बंध भी क्या होगा, उतना ही प्रबल बनेगा। ठीक है, तो विद्युत ऋणता हाइड्रोजन बंध के क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरा अपन बात करते हैं ताप के, ताप यानी टेम्परेचर। विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ताप यानी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो ध्यान रखना हाइड्रोजन बंध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो टेम्परेचर होता है ताप, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड के, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों होता है, क्योंकि देखो ताप का मतलब है कि मान लो कोई अणु जुड़ा हुआ है, अब आप उसको ऊर्जा दे रहे हो, उसको गर्म करो तो अणु वो बंध क्या होता है, टूट जाता है। जैसे ये है ना, ये आपके इसके ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जैसे आप इसको ताप दोगे, मतलब इसको गर्म करोगे, तो ये बंध क्या होता है, टूट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद में ये वाले बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। तो जैसे ताप दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ताप क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या त्रिज्या का मतलब होता है आकार। ध्यान रखना, परमाणु का आकार जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन बंध उतना ही कम बढ़ेगा, मतलब उतना ही दुर्बल बनेगा। तो परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन बंध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। रीजन सिंपल है, अगर आकार छोटा होगा, दोनों का आकार छोटा होगा तो बंध मजबूत बनेगा। जैसे ये हाइड्रोजन का आकार इतना सा है और फ्लोरीन का आकार इतना सा है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा डाई डैश में, वो क्या होगा, क्योंकि सेम आकार है तो वो बॉन्ड अच्छा बनता है। लेकिन एक हाइड्रोजन का आकार इतना ही है और क्लोरीन है, क्लोरीन का आकार बड़ा हो जाता है। तो ये फिर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, दुर्बल बॉन्ड बनता है। चौथा आपको ध्यान रखना है कि किसी दूसरे परमाणु की उपस्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है। अन्य परमाणु की उपस्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये मतलब मोस्टली कार्बन के लिए है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में बॉन्ड तो बनता है, लेकिन उस बॉन्ड को अपन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते, उसको सहसयोजी बॉन्ड कहते हैं। तो अगर मान लो कार्बन में कोई ऐसा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हो और हाइड्रोजन के पास में भी ऐसा कोई तत्व हो, उनके बीच में अगर बंध बन जाता है तो अपन उसे कह सकते हैं कि इसके बीच में हाइड्रोजन बंध बना। जैसे देखो इसको इस तरह से समझो, जैसे आपके पास में एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, ये एसीटोन है। फिर एक आपके पास में ये आपके CCl ट्राइक्लोरोमेथेन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन के साथ में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो अन्य परमाणु की उपस्थिति में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बंध बन सकता है। ओके, तो ये बंध आपको ध्यान, मतलब ये 4 पॉइंट ध्यान रखना एग्जाम में। अब देखो ये तो हो गया है आपका लगभग हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन आपके अब एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी बात करते हैं। सिंपल सा उनका आंसर एक लाइन का होता है, इनमें हाइड्रोजन, जो अभी क्वेश्चन करा रहा हूं उनका आंसर सिंपल एक ही आंसर लिखना है, इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके है कि H2O द्रव है लेकिन H2S गैस है, क्यों? ऐसा ये क्वेश्चन आया हो आपके कि H2O तो द्रव है लेकिन H2S गैस है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि H2O के अंदर क्या पाया जाता है, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि H2S के अंदर नहीं पाया जाता है। अपने बात की हाइड्रोजन जो बंध बनता है किसके बीच में बनता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में बंध बनता है। मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ में जुड़ा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है।
लेकिन यहाँ पर तो क्या ये एस है, सल्फर है, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, तो इसका एक ही आंसर लिखना है। H2O में क्या पाया जाता है? H2O में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। H2O के अंदर क्या पाया जाता है? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण अणु पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण अणु पास पास आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर, अणु पास पास आ जाते, इसका मतलब क्या है भाई? जैसे ये H, ये है आपके, ये भी जल का अणु, ये भी जल का अणु, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो बंद करने के पास में जो अणु दूर दूर थे वो क्या हो जाते हैं? पास पास में आ जाते हैं, और पास पास में आ जाते हैं, इसलिए क्या है? H2O द्रव है, जबकि H2S क्या है? गैस है। ठीक है, इन वाला आंसर में आपको, ये वाले क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखनी, इनके अंदर कौन सा बंद पाया जाता है? हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइन टोक देना, अगर हाइड्रोजन दी जाए तो इसके अंदर हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं H2O हो गया, उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक और आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है? अणुभार, ठीक है, एसिटिक अम्ल का अणुभार ऐसा होता है, मतलब लिखा आता है एसिटिक अणुभार 120 होता है क्यों? एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है? 120 होता है क्यों? अगर अणुभार की अपन बात करें ना, जैसे ये CH3COOH है, अगर अपन इसकी बात करें अणुभार की, तो एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना? एक हाइड्रोजन का एक होता है अणुभार, यहाँ पर कितने? 3 और 1 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टोटल 4 लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर कार्बन वापिस है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक का 16 होता है परमाणु भार, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। अब आप इनको जोड़ो तो कितना हो रही है? कितने हो रही है? 16 32, 16 कम 16 32 कितने हो रही है? 12 और 4 16, 16 कम 16 32 48 और 12 60। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। मतलब एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? 120 होता है। क्यों? तो आप इसका आंसर लिखना कि एसिटिक अम्ल का अणुभार 120 होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जिसके कारण ये द्विलक का निर्माण कर लेता है। आंसर क्या लिखोगे इसका? मैं वो समझा दूंगा, चलो पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे ये आपके पास में CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH ये है। इसी प्रकार एक और CH3 C आपके पास इधर COH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्योंकि भाई एसिटिक अम्ल ऐसा तो नहीं है कि एक अणु पाया जाएगा, बहुत सारे अणु पाए जाते हैं। तो देखो इस अणु के बीच में, इस अणु के बीच में, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड है? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि 2 अणु आ रहे हैं तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये अभी क्या बना लेता है? इस रचना को बोलते हैं द्विलक संरचना। द्विलक संरचना कौन सी संरचना बोलते हैं? इसको द्विलक संरचना। 2 अणु जुड़ जाते हैं, इसको द्विलक बोलते हैं। तो देखो इस एक अणु का, इसका कितना होता है? 60 होता है, और इस एक अणु का टोटल कितना होगा? 60 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 60 और 60 120। इसलिए एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 120 होता है। सिंपल सा एक लाइन में आंसर, अगर एक नंबर में आवे तो आंसर ये लिख देना कि क्या होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण ये द्विलक संरचना का निर्माण कर देता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ये द्विलक संरचना का निर्माण कर देता है, जिसके कारण इसका अणुभार कितना होता है? 120 होता है। क्वेश्चन आता है कि क्लोरेल हाइड्रेट स्थायी होता है। क्लोरेल हाइड्रेट स्थायी होता है क्यों? क्लोरेल हाइड्रेट स्थायी होता है क्यों? तो पहले तो क्लोरेल हाइड्रेट होता है क्या, मतलब इसके आपको डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है, क्लोरेल हाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरेल हाइड्रेट का सूत्र होता है आपके CCl3CHOH का होल ट्वाइस। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। क्लोरेल हाइड्रेट का सूत्र लिखो, संरचना सूत्र लिखो, तो CCl3CHOH का होल ट्वाइस। अब क्वेश्चन है कि स्थायी होता है क्यों? तो पहले इसकी संरचना देख लो। ये कार्बन, इसके पास में ये क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन, फिर ये CH, और यहाँ पर 2 H, कितने H है? 2 H है, तो 1 H यहाँ पर जुड़ेगा
और एक H यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पर लिखा होता है स्थायी होता है, तो स्थायी होता है क्यों? तो पहले तो ये देखो कि ये अस्थायी क्यों होता है। स्थायी तो बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं ये अस्थायी क्यों होता है। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि एक कार्बन के ऊपर दो OH नहीं होते हैं, एक कार्बन के ऊपर दो OH परमाणु नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा है, अगर ऐसे दो OH जुड़े हुए ना तो क्या होता है कि यहाँ से ये OH और यहाँ से ये OH आपस में अभिक्रिया कर H2O बनाकर अलग हो जाते हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ से ये OH और ये H आपस में अभिक्रिया कर जल बना लेते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो ये कुछ संरचना इस तरह से बननी चाहिए थी, जल बना लेते तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बननी चाहिए थी। अगर इसमें से जल निकल जाता तो ये संरचना कुछ इस तरह से बननी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से नहीं बनती, ये ऐसे ही रहती है। इसका रीजन सुनो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है ये तो समझ गए ना। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि एक कार्बन पर दो OH जुड़े, दो OH एक कार्बन के ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि वे जल बनाकर अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रहते हैं और स्थायी होते हैं। उसका रीजन सुनो, उसका रीजन ये देखो, यहाँ पर ये मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूं ना, अच्छा इस तरह से लिख रहा हूं, या चलो इसको और सही लिख दें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। OH OH जुड़ा है। अब देखो मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, और क्लोरीन। यहाँ पर देखो ये क्या, क्लोरीन, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। ये क्लोरीन क्या करता है? इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? देखो ये एक ही परमाणु भाई, ये पूरा एक ही परमाणु, और एक ही परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तो इस बंध को कौन सा बोलेंगे? अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये क्या होता है? स्थायी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार आया हुआ है। क्लोरीन हाइड्रेट की संरचना बताओ, ये स्थायी होता है क्यों? तो क्लोरीन हाइड्रेट की संरचना पहले सूत्र क्या होता है? CCl3CH OH ट्वाइस। फिर स्थायी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, जो जल है या बर्फ जल पर तैरती है क्यों? जो बर्फ है वो जल पर तैरती है क्यों? क्योंकि देखो अब बर्फ क्या होती है? ठोस होती है, और जल क्या होती है? द्रव होती है। तो ठोस अगर द्रव के ऊपर जाता है तो आपको पता है डूब जाता है। तो बर्फ, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ जल पर तैरती है क्यों? तो एक लाइन में अगर आंसर लिखना हो तो क्योंकि बर्फ के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण ये क्या हो जाती है? अंदर से खोखली हो जाती है, इसके अंदर एक पिंजरेनुमा संरचना बनती है, जिसके कारण बर्फ जल पर तैरती है। समझ गए? समझ गए? अगर सिंपल आंसर लिखना है तो बर्फ के अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण बर्फ अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर एक चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है या पिंजरेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसके कारण बर्फ क्या होती है? जल पर तैरती है। अब देखो इसके अंदर कैसी संरचना बनती है। जैसे ये जल है, जैसे ये जल के अणु है, तो वही आपको फॉर्मूला पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया, देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया, इनके बीच में क्या बढ़ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बढ़ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया। तो हाइड्रोजन क्या करती है? कुछ जब हाइड्रोजन बर्फ के रूप में होती है तो उसके बीच में कुछ इस तरह की क्या बन जाती है? संरचना बन जाती है। संरचना बन जाती है, देखो यहाँ पर तो संरचना बन गई, लेकिन ये स्थान तो खोखला है, ये स्थान खोखला है। खोखला होने के कारण क्या होती है? इसके अंदर एक पिंजरेनुमा संरचना बनती है। कौन सी संरचना? एक ऐसी बहुत सारी संरचना बनेगी, तो कैसी लगेगी? एक पिंजरे जैसी लगेगी। नीचे इधर भी और जुड़ते जाएंगे, नीचे भी और आते जाएंगे, तो एक जो संरचना बनती है, पिंजरेनुमा संरचना बनती है। इस संरचना के कारण क्या होता है कि बर्फ जो होती है जल के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो एक लाइन में आंसर हो तो मैंने बता दिया कैसे लिखना, और अगर आप ये संरचना बनाना चाहते हो एग्जाम के अंदर तो भी बना देना, अगर आपके पास में टाइम हो। अगर 3 नंबर में सवाल आता है तो फिर आपको संरचना बनानी है। ठीक है, तो ये सवाल हो गए। बाकी इससे रिलेटेड मतलब थोड़े बहुत और सवाल आते रहते हैं, तो उनमें सिंपल सा आंसर आपको एक ही लाइन में लिखना है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इस कारण ऐसा होता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिख देना कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अगर 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध आपके पूरा कंप्लीट है। लगभग देखो मैंने इसमें सारे टॉपिक करा दिए जो भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अगर देखो इससे 1 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल या 7 नंबर का सवाल तो आना कन्फर्म है।
तो कोशिश अगर रहे अच्छा रहे 7 नंबर में आ जाए तो बढ़िया है ना, तो आप आराम से पास हो जाओगे। 7 नंबर तो इससे मिल जाएंगे। तो अब अपना हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया। अब मैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा उसके अंदर आपकी जो टॉपिक है वो है आपके VS-EPR थ्योरी और MOT ये करना है, क्योंकि इनसे भी इन दोनों में से हर साल एक 7 नंबर का सवाल आता है, या तो इससे आता है या इससे आता है, ये दोनों कर लेंगे। लेकिन ये दोनों करने से पहले आपको संकरण आना चाहिए। तो मैं पहले इन दोनों से पहले संकरण की एक वीडियो बना दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन की सिंपल सी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि संकरण कैसे निकालते हैं। क्योंकि आपके कई बार डायरेक्ट सवाल आते हैं कि कोई भी आपको संरचना दे देंगे और पूछेंगे इसके अंदर कौन सा संकरण पाया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो संकरण की आएगी, उसके बाद में MOT या VSPR इन दोनों में से कौन सी भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, आपके एग्जाम जल्दी होंगे। थैंक यू।